हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू द नाउन एंड इट्स केस, यानी कि नाउन के बारे में और उसके केसेस के बारे में आज हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर सीखेंगे। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली। सबसे पहले तो हम इन सेंटेंसेस को केयरफुली पढ़ते हैं। आवर फर्स्ट सेंटेंस इज दिस इज सीमास बुक, यानी कि यह सीमा की बुक है, यानी कि किताब है। श्याम ईट्स ए बनाना, श्याम केला खाता है। थर्ड सेंटेंस इज हर मदर लव्स राजेश, यानी कि उसकी मदर राजेश को स्नेह करती है। वी सी दैट अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सेंटेंस द बुक बिलोंग्स टू सीमा। हम देखते हैं कि फर्स्ट सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो बुक है वो सीमा से बिलोंग करती है, यानी कि वो सीमा की किताब है या बुक है। द सेकेंड सेंटेंस टेल्स अस दैट श्याम इज डूइंग समथिंग। सेकेंड सेंटेंस हमको बताता है कि श्याम जो है कुछ काम कर रहा है। द थर्ड सेंटेंस टेल्स द एक्शन ऑफ हर मदर लविंग राजेश। थर्ड सेंटेंस में हमको पता चलता है उसकी मदर राजेश को स्नेह करती है। इन ऑल दीज सेंटेंसेस, इन सभी सेंटेंसेस में वी फाइंड दैट सीमा, श्याम एंड राजेश हैव बीन यूज्ड इन डिफरेंट सिचुएशंस। यानी कि इन सभी सेंटेंसेस के अंदर हमको पता चलता है कि सीमा, श्याम और राजेश जो हैं वो अलग अलग सिचुएशन में यूज किए गए हैं, उनका उपयोग किया गया है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि सीमा, श्याम और राजेश ये क्या हैं? ये किसी पर्सन के नेम हैं, तो ये क्या हुए? नाउन हुए। सो द फॉर्म ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन विच डिनोट्स इट्स रिलेशन विद अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड इट्स केस। इसका मतलब यह है कि नाउन और प्रोनाउन की फॉर्म जो कि हमको सेंटेंस के अंदर दूसरे शब्दों के साथ में उसका क्या संबंध है इसके बारे में हमको बताता है, वही उसका केस कहलाता है। इसी चीज़ को और अच्छे से समझने के लिए हमें नाउन के केसेस के बारे में पढ़ना पड़ेगा और उनको भी एग्जाम्पल्स के थ्रू हमको समझना होगा। द रिलेशन इन विच अ नाउन और प्रोनाउन स्टैंड्स टू सम अदर वर्ड इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड इट्स केस। यानी कि एक सेंटेंस के अंदर नाउन या प्रोनाउन दूसरे शब्दों के साथ में उसका जो रिलेशन होता है उसको बताने के लिए वो जिस फॉर्म के अंदर होता है उसे ही उस नाउन का केस कहा जाता है। देयर आर 5 केसेस। यहाँ पर हमें 5 केसेस दिए गए हैं। फर्स्ट इज नॉमिनेटिव केस, सेकेंड इज ऑब्जेक्टिव केस, थर्ड इज वोकेटिव केस या फिर इसे हम नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस भी कहते हैं, फोर्थ इज डेटिव केस एंड फिफ्थ इज पॉसेसिव या फिर इसे हम जेनेटिव केस भी कहते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नॉमिनेटिव केस की। दैट व्हाट इज नॉमिनेटिव केस, यानी नॉमिनेटिव केस क्या होता है? व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब इट इज सेड टू बी इन द नॉमिनेटिव केस। इसका मतलब यह हुआ कि जब कोई नाउन या फिर प्रोनाउन इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, यानी कि वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है एक सेंटेंस के अंदर, तो उसे ही हम नॉमिनेटिव केस कहते हैं या फिर हम उसे सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। यानी कि जब एक सेंटेंस के अंदर कोई नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में आती है, वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में यानी कि क्रिया के कर्ता के रूप में आती है, तो उसे ही हम नॉमिनेटिव केस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शेखर हैज़ रिटन अ बुक। इस सेंटेंस के अंदर शेखर जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, क्योंकि ये वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर आया है, तो बेसिकली ये हुआ हमारा नॉमिनेटिव केस। ऐसे ही हम बात करते हैं वी सेंग अ सॉन्ग। इस सेंटेंस के अंदर वी जो है वो भी नॉमिनेटिव केस में है, क्योंकि ये यहाँ पर वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर आया है। बेसिकली सब्जेक्ट क्या होता है इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर्स के अंदर, जिसके अंदर हमने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में पढ़ा था कि सब्जेक्ट क्या होता है। बेसिकली अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड, यानी कि या तो एक शब्द होता है या शब्दों का ऐसा समूह होता है जिसके बारे में सेंटेंस के अंदर कहा जाता है या उसके बारे में कुछ बताया जाता है, वही हमारा सब्जेक्ट कहलाता है। तो यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस में शेखर के बारे में बताया गया है कि शेखर हैज़ रिटन अ बुक, कि शेखर जो है किताब लिख चुका है। तो यहाँ पर शेखर के बारे में बताया गया है, तो ये शेखर क्या हुआ? हमारा सब्जेक्ट। तो बेसिकली ये हुआ हमारा नॉमिनेटिव केस या इसे हम सब्जेक्टिव केस भी कह सकते हैं। ऐसे ही सेकंड सेंटेंस के अंदर भी बताया गया है कि वी सैंग अ सॉन्ग, यानी कि हमने एक गाना गाया, यानी कि हमारे बारे में बताया गया कि हमने गाना गाया। तो यहाँ पर वी जो है वो क्या हुआ? नॉमिनेटिव केस। ऐसे ही थर्ड सेंटेंस के अंदर द स्टोन फेल फ्रॉम अबव, यानी कि
पत्थर ऊपर से गिरा। तो इस सेंटेंस में स्टोन जो है वो क्या हुआ, हमारा नॉमिनेटिव केस हुआ। In these sentences, the words Shekhar, we and stone are the subject of the verbs has written, sang and fell respectively। यानी कि इन सेंटेंसेस के अंदर हम देख चुके हैं कि शेखर, वी और स्टोन जो है ये सब्जेक्ट हैं किसके, वर्ब के। और वर्ब क्या, जैसे कि हैज रिटन जो है इसका सब्जेक्ट हुआ शेखर, ऐसे ही सेंग का सब्जेक्ट हुआ वी और फेल का सब्जेक्ट हुआ स्टोन। और इन्हीं सब्जेक्ट को हम नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस कहते हैं। द नॉमिनेटिव केस इन अ सेंटेंस कैन बी आइडेंटिफाइड बाय आस्किंग द क्वेश्चन हु और व्हाट टू द वर्ब। यानी कि एक सेंटेंस के अंदर हम नॉमिनेटिव केस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्वेश्चन पूछ के। और क्वेश्चन किससे पूछना है हमको, हु और व्हाट से, यानी कि कौन और क्या। फॉर एग्जाम्पल, हु हैज रिटन यानी कि कौन लिख चुका है या किसने लिखा है। शेखर हैज रिटन यानी शेखर ने लिखा है, तो ये क्या हुआ, शेखर इसके अंदर हमारा सब्जेक्ट, तो ये क्या हुआ, नॉमिनेटिव केस। ऐसे ही हु सेंग यानी किसने गाया, वी सेंग यानी कि हमने, तो वी क्या हुआ, नॉमिनेटिव केस। ऐसे ही व्हाट फेल यानी कि क्या गिरा, तो द स्टोन यानी कि पत्थर गिरा, तो स्टोन क्या हुआ, हमारा नॉमिनेटिव केस। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव केस की। When a noun or pronoun is used as the object of a verb, यानी कि जब एक नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब यानी कि वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होता है सेंटेंस के अंदर, इट इज सेड टू बी इन द ऑब्जेक्टिव केस, तो इसे ऑब्जेक्टिव केस कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही टोर अ बुक यानी कि उसने किताब फाड़ दी, यानी उसने किताब को फाड़ दिया। रमेश लर्न हिज लेसन यानी कि रमेश ने अपना लेसन लर्न किया यानी कि याद किया। शी बीट्स द डॉग विद अ स्टिक यानी कि वह कुत्ते को स्टिक से यानी कि लकड़ी से मारती है। इन द अबव सेंटेंसेस वी सी दैट बुक, लेसन एंड द डॉग आर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द वर्ब्स टोर, लर्न एंड बीट्स रेस्पेक्टिवली। ऊपर दिए गए सेंटेंसेस में हम देख सकते हैं कि बुक, लेसन और डॉग ऑब्जेक्ट हैं ऑफ द वर्ब्स, और कौन सी वर्ब के, टोर, लर्न और बीट्स के। तो इन्हें ही हम ऑब्जेक्टिव केस या फिर एक्यूसेटिव केस कहते हैं। ऑब्जेक्टिव केस कैन बी आइडेंटिफाइड बाय पुटिंग द क्वेश्चन हुम और व्हाट आफ्टर द वर्ब। ऑब्जेक्टिव केस को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान सकते हैं बाय पुटिंग द क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन पुट करके, यानी कि हुम और व्हाट हम वर्ब के बाद में पुट करके हम क्वेश्चन पूछते हैं, तो जो आंसर मिलता है वही हमारा ऑब्जेक्ट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, टोर वोट यानी फर्स्ट सेंटेंस में हमने देखा कि फाड़ दिया, लेकिन क्या फाड़ा, अ बुक यानी कि एक किताब, तो यहां पर अ बुक यानी बुक जो है वो क्या हुआ, हमारा ऑब्जेक्टिव केस हुआ। ऐसे ही लर्न वॉट यानी कि क्या याद किया, लेसन, तो लेसन क्या हुआ, हमारा ऑब्जेक्टिव केस हुआ। ऐसे ही बीट्स हुम यानी कि किसको पीटती है या किसको मारती है, डॉग को यानी कि कुत्ते को, तो डॉग क्या हुआ हमारा यहां पर ऑब्जेक्टिव केस। नेक्स्ट हम देखते हैं वोकेटिव केस और नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस। इफ अ नाउन इज यूज्ड टू अ नेम अ पर्सन और अ थिंग एड्रेस्ड, इट इज सेड टू बी इन द वोकेटिव केस। इसका मतलब यह हुआ कि जब एक नाउन को किसी पर्सन या किसी थिंग यानी किसी व्यक्ति या फिर वस्तु को एड्रेस करने के लिए यानी उसे संबोधित करने के लिए यूज किया जाता है, तो उसे ही हम वोकेटिव केस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गो देयर रोहन यानी कि रोहन वहां जाओ। बॉयज अटेंड टू मी यानी कि बॉयज लड़कों, अटेंड टू मी यानी कि मेरे पास उपस्थित रहो। इन द अबव सेंटेंसेस रोहन एंड बॉयज आर द नेम्स ऑफ द पर्सन्स स्पोकन और एड्रेस्ड टू। ऊपर दिए गए सेंटेंसेस में रोहन और बॉयज उन पर्सन्स के नेम हैं जिनको कुछ कहा जा रहा है यानी कि जिनको संबोधित किया जा रहा है, इसीलिए इन्हें हम वोकेटिव केस कहेंगे। वोकेटिव केस इज ऑल्सो कॉल्ड द नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस, और वोकेटिव केस को हम नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की। सम वर्ब्स लाइक आस्क, प्रोमिस, ऑफर, टीच, टेल एंड गिव टेक टू ऑब्जेक्ट्स आफ्टर देम, यानी कि कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जो अपने बाद में दो ऑब्जेक्ट्स रखती हैं यानी कि दो ऑब्जेक्ट्स लेती हैं। वन ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स रेफर्स टू सम पर्सन एंड इज सेड टू बी द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब,
यानी कि इन ऑब्जेक्ट्स में से एक ऑब्जेक्ट पर्सन होता है, यानी कि कोई लिविंग थिंग होता है, जिसे उस वर्ब का इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है। द अदर ऑब्जेक्ट रेफर्स टू समथिंग नॉन लिविंग, और जो दूसरा ऑब्जेक्ट होता है वो किसी नॉन लिविंग थिंग यानी कि किसी निर्जीव वस्तु की तरफ रेफर करता है, इशारा करता है, एंड इज सेड टू बी द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, और उसे उस वर्ब का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है। स्टडी दीज सेंटेंसेस, अब हम इन सेंटेंस को पढ़ते हैं। आई गैव हिम अ गिफ्ट, यानी कि मैंने उसे एक गिफ्ट दिया। द टीचर टॉट मोहन हिस्ट्री, यानी कि टीचर ने मोहन को हिस्ट्री पढ़ाई। इन द अबव सेंटेंसेस बोथ हिम एंड गिफ्ट एंड मोहन एंड हिस्ट्री आर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द वर्ब्स गैव एंड टॉट। इन सेंटेंसेस में हिम और गिफ्ट तो हैं ऑब्जेक्ट, और किसके ऑब्जेक्ट हैं? जो गेव वर्ब है उसके ऑब्जेक्ट हैं, और मोहन और हिस्ट्री ये भी ऑब्जेक्ट हैं, और ये किसके ऑब्जेक्ट हैं? टॉट जो वर्ब दी गई है उसके ऑब्जेक्ट हैं। हिम एंड मोहन आर द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स। हिम और मोहन तो हुए हमारे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये किसी लिविंग थिंग को पॉइंट आउट कर रहे हैं, और गिफ्ट और हिस्ट्री ये हुए हमारे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये किसी नॉन लिविंग थिंग को पॉइंट आउट कर रहे हैं। तो ऐसा ऑब्जेक्ट जो किसी लिविंग थिंग को पॉइंट आउट करता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है, और जो नॉन लिविंग थिंग को पॉइंट आउट करता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। अब हम बात करते हैं डेटिव केस की। द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब इज सेड टू बी इन द डेटिव केस। इट मीन्स इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, यानी कि वर्ब का जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है उसे ही डेटिव केस कहा जाता है। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में हम अभी ऊपर पढ़ चुके हैं कि जो भी लिविंग थिंग होती है, यानी कि ऐसा ऑब्जेक्ट जो लिविंग थिंग हो, वही हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। अब हम डेटिव केस के एग्जांपल देखते हैं। ही गेव द बेगर सम मनी, यानी कि उसने बेगर को यानी भिखारी को कुछ पैसे दिए। द टीचर आस्क्ड मोहिनी अ क्वेश्चन, और टीचर ने मोहिनी से एक क्वेश्चन पूछा। द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन द फर्स्ट सेंटेंस, यानी फर्स्ट सेंटेंस में जो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो है बेगर, क्योंकि बेगर क्या है? एक लिविंग थिंग है, कोई सजीव की बात की जा रही है, कोई लिविंग की बात की जा रही है। इन द सेकेंड सेंटेंस इट इज मोहिनी, और सेकेंड सेंटेंस में है मोहिनी, ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। हैंस दीज आर इन द डेटिव केस, और इसी कारण से ये डेटिव केस के अंदर आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पजेसिव और जेनेटिव केस की, यानी पजेसिव या जेनेटिव केस क्या होता है। पजेसिव जो वर्ड बना है वो बना है पजेशन से। पजेशन का मतलब होता है किसी भी चीज का अधिकारी होना, यानी किसी भी चीज के ऊपर किसका अधिकार है। स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आशाज डॉग इज कॉल्ड बॉबी, यानी कि आशा के डॉग को बॉबी कहा जाता है, यानी कि डॉग किसका है? आशा का। कमलास रिंग इज प्रीशियस, यानी कि कमला की रिंग जो है, अंगूठी जो है, कीमती है। तो रिंग किसकी हुई? कमला की, यानी कि रिंग के ऊपर अधिकार किसका है? कमला का। ऐसे ही राजकुमार साइकिल इज ओल्ड, यानी राजकुमार की जो साइकिल है वो ओल्ड है, यानी कि पुरानी है। और दिस इज मोहन्स बुक, यानी कि ये मोहन की किताब है। यहां पर बुक के ऊपर अधिकार किसका है? मोहन का। इन द अबव सेंटेंसेस द वर्ड्स आशास, कमलास, राजकुमार्स एंड मोहन्स आर इन द पजेसिव केस, यानी कि ये जो वर्ड्स दिए गए हैं आशास, कमलास, राजकुमार्स और मोहन्स, ये क्या है? पजेसिव केस है, क्योंकि ये हर एक वर्ड क्या कर रहा है? डिनोट्स द पोजेसर और ऑनर ऑफ समथिंग, यानी कि ये बता रहा है कि ये किसी न किसी चीज का अधिकारी है, या कि इसके ऊपर किसी भी चीज के ऊपर उसका अधिकार है। टू फाइंड द पजेसिव केस पुट द क्वेश्चन हुज, यानी कि पजेसिव केस फाइंड करने के लिए, पता लगाने के लिए हम हुज से क्वेश्चन पूछते हैं, यानी कि हुज जो हमारा इंटेरोगेटिव वर्ड है इससे हम क्वेश्चन पूछते हैं। अब हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ द पजेसिव केस, यानी पजेसिव केस को किस तरीके से फॉर्म करते हैं, बनाते हैं। हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे दीपास मदर इज अ जेंटल लेडी, यानी कि दीपा की जो मदर है वो एक जेंटल लेडी, यानी कि बहुत ही सज्जन महिला है। ऐसे ही द एलिफेंट्स ट्रंक इज लॉन्ग, यानी कि एलिफेंट की जो ट्रंक यानी सूंड जो है वो लंबी है। ऐसे ही कुछ और एग्जाम्पल यहां पर दिए गए हैं, जैसे कि द बॉयज फादर इज अ डॉक्टर, ऋतिक्स शर्ट इज ब्लू, मानसीज ग्रैंड मदर लव्स हर वेरी मच। इन ऊपर दिए गए सेंटेंसेस में हमने देखा कि नाउन जो है वो पजेसिव केस में है और सिंगुलर नंबर यानी कि एक वचन में है। और पजेसिव केस कैसे बना? पजेसिव केस इज फॉर्म्ड बाय एडिंग एन एपोस्ट्रोफी एंड एस टू द नाउन, यानी कि नाउन के अंदर हम एपोस्ट्रोफी लगाकर और उसके बाद में एस लगा करके हम उसे पजेसिव केस बनाते हैं। जैसे कि
दीपा की मदर, तो दीपास मदर, तो हमने क्या करा, दीपा में एपोस्ट्रोफी लगाया और उसके बाद में एस लगाया और उसे पॉसेसिव केस बनाया। नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली। अब हम कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। दिस इज गर्ल्स हॉस्टल, ही सा बर्ड्स नेस्ट्स, वी सा द रोज ऑफ सोल्जर्स टेंट्स, वी वेंट टू सी द टीचर्स क्वार्टर्स। In these sentences, we see that nouns in the possessive case are in plural numbers and end in s. Therefore, only an apostrophe is used and not another s. इन ऊपर दिए गए सेंटेंसेस में हम देखते हैं कि जो नाउन्स दी गई है जो पॉसेसिव केस में है वो प्लूरल नंबर है, यानी कि बहुवचन है, एंड एंड इन एस, और वो एस से एंड होती है। Therefore, only an apostrophe is used and not another s. इसीलिए हमने एपोस्ट्रोफी का यूज किया और उसके बाद में s को नहीं लगाया। इसका मतलब यह हुआ कि जब कोई भी नाउन पॉसेसिव केस में हो और वो सिंगुलर नंबर हो, यानी कि एक वचन हो, जैसे कि दीपास मदर, ऋतिक्स शर्ट, यानी दीपा की मदर मतलब कि दीपा कोई एक लड़की की बात हो रही है, एक वचन की बात हो रही है। ऐसे ही ऋतिक्स शर्ट यानी कि कोई ऋतिक एक लड़का है और उस अकेले लड़के की बात की जा रही है जो कि एक वचन है। तो जब कोई भी नाउन पॉसेसिव केस में हो और एक वचन में हो, तो जब भी उसका पॉसेसिव केस बनाते हैं हम, तो यानी कि उसका जब हमको पॉसेसिव फॉर्म बनाना होता है तो हम क्या करते हैं कि उसके बाद में, यानी जो भी हमारा वर्ड है, जो भी नाउन है, उसके बाद में एपोस्ट्रोफी लगाते हैं और उसके बाद में हम एस लगाते हैं और इस तरीके से उसे पॉसेसिव फॉर्म में बदलते हैं। लेकिन हमारी जो नाउन है अगर वो पॉसेसिव केस में तो है, लेकिन अगर वो प्लूरल नंबर हो यानी कि बहुवचन हो, जैसे गर्ल्स हॉस्टल यानी कि लड़कियों का हॉस्टल, बर्ड्स नेस्ट यानी कि पक्षियों का घोंसला, यानी कि हमारी नाउन जब बहुवचन हो तो फिर हम उस नाउन के एंड में एपोस्ट्रोफी लगाते हैं, लेकिन उसके बाद में एस नहीं लगाते हैं और इस तरीके से हम उसे पॉसेसिव फॉर्म में बदलते हैं। नेक्स्ट थिंग इज पॉसेसिव केस इज चीफली यूज्ड व्हेन द नाउन रेफर्स टू सम लिविंग थिंग, यानी कि पॉसेसिव केस का यूज मुख्यतः हम कब करते हैं, जब नाउन जो है वो किसी लिविंग थिंग की तरफ इशारा करती हो, यानी कि लिविंग थिंग की बात करती हो। जैसे कि हम कह सकते हैं एलिफेंट्स ट्रंक, डॉग्स टेल, मोहन्स हाउस, माधवीस रिंग, ये सब क्या है, लिविंग थिंग है। इसलिए हमने यहाँ पे पॉसेसिव केस यूज करा, कैसे, एपोस्ट्रोफी लगा करके और उसके बाद में एस लगा करके। बट व्हेन द नाउन डिनोट्स एनीथिंग विदाउट लाइफ, पोजेशन इज जनरली एक्सप्रेस्ड बाय अ प्रीपोजिशन ऑफ फॉलोड बाय अ नाउन एज इन द ऑब्जेक्टिव केस। लेकिन जब नाउन ऐसी चीज को पॉइंट आउट करती है जो कि विदाउट लाइफ हो, यानी कि जिसके अंदर जीवन नहीं हो, जो निर्जीव हो, पोजेशन इज जनरली एक्सप्रेस्ड बाय अ प्रीपोजिशन ऑफ, तो वहां पर हम पोजेशन यानी कि उस चीज के लिए अधिकार बताते हैं, कैसे, ऑफ का यूज करके। फॉर एग्जाम्पल्स, द डोर ऑफ द हाउस इज क्लोज्ड, यानी कि घर का दरवाजा बंद है। यहां पर बात की जा रही है दरवाजे की, और दरवाजा यानी कि जो डोर है वो किसका है, घर का। तो यहां पर डोर के ऊपर पोजीशन किसका हुआ, घर का। तो यहां पर हमने हाउस के बाद में एपोस्ट्रोफी और एस लगा करके पोजीशन नहीं बताया, अधिकार इस तरीके से नहीं बताया जैसे कि हम लिविंग थिंग के लिए करते हैं। यहां पर हमने अधिकार बताया ऑफ का यूज करके, द डोर ऑफ द हाउस यानी कि घर का दरवाजा। इसका मतलब यह हुआ कि जब भी हम पोजीशन बताते हैं और अगर लिविंग थिंग हो तो एपोस्ट्रोफी और एस लगा करके यूज करते हैं, लेकिन जब बात की जा रही हो नॉन लिविंग थिंग की तो वहां पर उसके लिए पोजीशन बताने के लिए ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करके पोजीशन यानी कि अधिकार बताया जाता है। अब हम पॉसेसिव केस के लिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। इसके लिए हम कुछ एग्जाम्पल पहले समझते हैं। शी इज वर्किंग इन अ वुमेन्स हॉस्टल, यानी कि वह एक वुमेन्स हॉस्टल में काम कर रही है। मैंस शूज आर ऑन द टेबल, यानी कि आदमियों के जूते टेबल पर हैं। चिल्ड्रंस टॉयज आर वेरी कॉस्टली, यानी कि बच्चों के खिलौने बहुत महंगे हैं। इन दीज सेंटेंसेस वी सी दैट नाउन्स इन पॉसेसिव केस आर इन द प्लूरल फॉर्म एंड डू नॉट एंड इन एस। इन सेंटेंसेस के अंदर हम देखते हैं कि जो नाउन है वो पॉसेसिव केस में है और प्लूरल फॉर्म में भी है, एंड डू नॉट एंड इन एस, और वो एस से एंड नहीं होती है, यानी कि उनके लास्ट में एस लेटर नहीं आता है। ऑल प्लूरल नाउन्स विच डू नॉट एंड इन एस, और जितनी भी प्लूरल नाउन जो कि एस से एंड नहीं होती है, फॉर्म दियर पॉसेसिव केस बाय टेकिंग एन एपोस्ट्रोफी एंड एस आफ्टर देम। तो उनकी जो पॉसेसिव फॉर्म बनती है वो
उस वर्ड के बाद में एपोस्ट्रोफी लगाकर और फिर उसके बाद में एस लगा करके बनती है। ये सेम उसी तरीके से है जैसे कि हम ऐसा पॉसेसिव केस लेते थे जिसके अंदर सिंगुलर नाउन होती थी, उसके अंदर हम उस नाउन के बाद में यानी उस वर्ड के बाद में एपोस्ट्रोफी लगाते थे और एस लगाते थे और वो पॉसेसिव केस में बदल जाता था। सेम उसी तरीके से यहां पर भी इस नाउन के बाद में हम एपोस्ट्रोफी लगाते हैं और फिर एस लगा करके उसे पॉसेसिव केस में बदलते हैं। नेक्स्ट रूल इज वी यूज एपोस्ट्रोफी विद नाउन्स डिनोटिंग टाइम और स्पेस, यानी कि हम एपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं उन नाउन्स के साथ में जो कि टाइम को यानी कि समय को या फिर स्पेस यानी कि कोई स्थान या जगह को डिनोट करता है यानी कि बताता है। फॉर एग्जाम्पल ए वीक्स लीव यानी कि एक सप्ताह की छुट्टी, अ मंथ्स हॉलीडे यानी कि एक महीने का हॉलीडे यानी कि एक महीने की छुट्टी, अ ईयर्स एब्सेंस यानी कि एक साल का एब्सेंस यानी कि एक साल की अनुपस्थिति, 3 इयर्स सर्विस यानी कि 3 साल की सर्विस यानी कि नौकरी। इन एग्जाम्पल्स में हम देखते हैं कि हमारी जो नाउन है जैसे कि वीक, मंथ और ईयर, ये नाउन्स किसे डिनोट कर रही है? टाइम को यानी कि समय को। और इनका जब हमको पॉसेसिव केस बनाना होता है तो हम क्या करते हैं? एपोस्ट्रोफी लगाते हैं और उसके बाद में एस यूज करते हैं और इस तरीके से इन्हें पॉसेसिव केस में बदलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम स्पेस का लेते हैं, यानी कि ऐसी नाउन्स जो कि स्पेस को रिप्रेजेंट करती है। स्पेस का मतलब जगह या स्थान से ही नहीं होता है, इसका मतलब डिस्टेंस से भी होता है। यहाँ पर हमको नाउन के जो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं वो डिस्टेंस के ही एग्जाम्पल्स है। डिस्टेंस मतलब दूरी के। यहाँ पर जो नाउन के एग्जाम्पल्स दिए गए हैं उनमें से कुछ एग्जाम्पल्स तो हैं ब्रेथ के यानी कि चौड़ाई के, और कुछ एग्जाम्पल्स हैं लेंथ के यानी कि लंबाई के। यहाँ पर लंबाई के यानी कि लेंथ के जो एग्जाम्पल्स हैं वो तो हैं अ स्टोन्स थ्रो, अ फुट्स लेंथ, अ बूट्स लेंथ, अ मीटर्स लेंथ। ये तो हुए लंबाई के यानी कि लेंथ के एग्जाम्पल। ये नाउन्स बेसिकली ईडियम्स हैं, यानी कि ये मुहावरे हैं जो कि बेसिकली बहुत पास की दूरी को बताने के लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि अ स्टोन्स थ्रो, अ फुट्स लेंथ, अ बूट्स लेंथ, इनका सबका मतलब हुआ कि बहुत पास की किसी दूरी के बारे में जब बताया जाता है तो इनका यूज़ किया जाता है। ऐसे ही अ हैंड्स ब्रेथ एंड अ हेयर्स ब्रेथ, ये चौड़ाई के एग्जाम्पल्स हुए। तो इस चैप्टर में हमने नाउन एंड इट्स केस के बारे में पढ़ा। आई थिंक आपको समझ में आया होगा ये वीडियो लेक्चर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।